हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। आपको सबसे पहले मैं सचेत करना चाहूँगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी पूरी फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस नंबर से आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा सीधे सीधे, ठीक है। वहाँ से आप सीधे पीडीएफ आपको मिल जाएगी और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नंबर आप याद रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस से ऊपर अंक लाएं। पूरा पेपर में आपको सलूशन करके बताने वाला हूं, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके मुद्रित पृष्ठों की संख्या होगी आपकी 12। यही पेपर आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला। यहाँ पे आप अनुक्रमांक डालेंगे, नाम डालेंगे और ये वाला होता है आपका पेपर का कोड 931 क्या है आपका पेपर का कोड है और 801 AH ये है आपका सेट नंबर, ठीक है। 2024 विज्ञान का ये वायरल पेपर है, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन के। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। तो निर्देश आपको सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पुस्तक पर देने होते हैं, ठीक है। ये सब आप निर्देश अपने आप पढ़ लीजिएगा। और 50 अंक के क्या होते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये वाला पॉइंट रखें, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने खंड आ की तरफ। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 अंकों के आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न में पूरा वीडियो सोल्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि फुल तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। चलिए देखो 20 अंक के हैं आपके खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न, वास्तविक प्रश्न उपखंड का, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना, ठीक है। पहला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अगर किसी लेंस की क्षमता आपकी 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या आपको बतानी है। लेंस की आपको क्षमता दे रखी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार, आपको उत्तर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। और फोकस दूरी अगर मीटर में होती है तो हम 100 से भाग नहीं करते हैं, है कि नहीं। समझ में आ गया। चलो, अगर आपको लेंस की क्षमता दे रखी है पी दे रखी है आपको 2 डायोप्टर, ये दे रखी है। आपसे पूछा फोकस दूरी, यानी एफ जो है आपसे पूछी है, काय में आ रहा है उत्तर आपका सेंटीमीटर में। तो सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है क्षमता P बराबर 1/F। यहाँ पे क्या होता है आपका मीटर, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा P बराबर क्या 100/F। अब काय में हो गया आपका सेंटीमीटर में। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। लेंस की क्षमता आपको कितनी दे रखी है, 2। लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 और बटे F काय में सेंटीमीटर में। अगर आप तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देख पाओगे यहाँ से जो 2F बराबर हो जाएगा आपका कितना 100। F बराबर कितना हो जाएगा आपका 100/2, काटोगे तो पंजे 10, कितना 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कितना 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। मैंने आपको बड़े प्यार से समझा, मैंने कहा ना मैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा विश्वास करिए। आप आपके एग्जाम में 70 में 70 नंबर आएंगे, आप यकीन मानिएगा, ठीक है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा प्रश्न, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, अनंत पर। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो आप सभी जानते हो दूर बिंदु क्या होता है, ठीक है। हम अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं, हमारी आंखें अधिक से अधिक कितना देख सकती हैं, अनंत तक, यानी जहां तक हमें दिखाई देगा वहां तक हम देख सकते हैं। कहां तक, अनंत तक, ठीक है। समझ में आया, तो अनंत तक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर हो गया। अगर आपसे निकट बिंदु पूछे तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितने पे होता है याद रखना, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। निकट बिंदु अगर आपसे पूछ ले मनुष्य की आंख का निकट बिंदु, तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु मतलब आप अपने पास 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर
जो है आप उतनी दूरी पर क्या कर सकते हो, वस्तु को आसानी से पढ़ सकते हो। अगर 25 सेंटीमीटर कम दूरी पर है तब आप नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला गया, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली धारा होगी। ठीक है, तो धारा आपको बतानी, क्या क्या आपको दे रखा है यही लिख लो, दिया है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो बी दे रखा है वो दे रखा है आपको 12 वोल्ट, 1 नंबर का है आपका। और पी दे रखा है आपको कितना, 30 वाट, यानी जिसे डब्लू कहते हैं। आपसे हो सकने वाली धारा क्या लगाओगे, P बराबर बी आई से, आपने फार्मूला पढ़ा है ना, आपको धारा निकालनी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका P बटे बी। आई बराबर हो जाएगा P कितना है आपका 30 और B कितना है 12, काटो, 12 दूनी 24 बचे 6, है कि नहीं, पॉइंट लगा दिया, 12 पंजे 60, कितना आ गया आई, जो आई आया है वो आया आपका 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। समझ में आ गया, आया नहीं आया बोलोगे जी मज़ा आ गया। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए आप चैनल को, ठीक है ना। इसके बाद चौथा प्रश्न, बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का, टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का तंतु का फिलामेंट किससे बना होता है, तो आप सभी जानते हो, अच्छे से जानते हो, किसका बना होता है आपका टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद पांचवा प्रश्न बोला गया है कि अनंत लंबाई के एक रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, बताओ क्या होता है निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, μ0/2 पाई 2 बटे आर, ठीक है, या μ0/2 पाई आई बटे आर, या μ0/2 पाई आई बटे R2, या आर स्क्वायर बोल दो इसे, μ0/4 पाई आई बटे आर। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, μ0/2 पाई आई बटे आर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नहीं हो गया बोलोगे जी मजा आ गया। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं अब। छठा, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 10 की पावर 3, 3.6 10 की पावर 4, 3.6 10 की पावर 5, 3.6 10 की पावर 6। तो आप इसको रट लेना, ठीक है, कितना 3.6 10 की घात 6, रट लेना इसे, एग्जाम में भर भर के आता है और खूब आता है आपके। और इस बार भी अगर आपकी किस्मत अच्छी थी, अच्छी रहेगी, तो ये भी आएगा पक्का, विश्वास करना। ठीक है, चलो निकालते कैसे, देखो 1 किलो वाट हावर है, 1 किलो में कितने होती है 1000 हो गए। अब वाट घंटा, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 ही क्या होते हैं सेकेंड, कर लो 6 छंग 36, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, कितना हो जाएगा आप 36 गुणा 10 की पावर 5, तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलो इसके बाद सातवां, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो आप याद रखेंगे समतल दर्पण का निर्मित जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो होता है आपका 1। गुरुजी क्यों 1 होता है, पूरा सोल्यूशन लो। समतल दर्पण की एक खास बात यह है कि आप जितनी दूरी पर खड़े होते हो ना, उतनी दूरी पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो बी है वो किसके बराबर होता है, यू, होता नहीं होता है। और आप आवर्धन जानते हो, आवर्धन यम बराबर क्या होता है आपका बी बटे यू, तो यम बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर किसके यू, तो यू बटे यू, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तभी जो आवर्धन होता है कितना होता है 1 होता है डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद आठवां, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, Cn+2, H2n+2। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होने वाला है, बताओ, फटाफट बताना है आपको। ठीक है ना, बड़े बड़े महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर मैं बताने वाला हूँ। आपसे पूछा एल्काइन, तो एल्काइन का होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, -2। ठीक है, ये वाला किसका है, एल्केन का है, सब याद करा लेना अपने आप, किसका है, एल्केन का है। और ये किसका है, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन मतलब इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होंगे, इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होगा आपका सिंगल बंध होगा, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा ट्रिपल बंध होगा। ठीक है,
क्लियर, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नमा एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3OH C2H5OH SCOH या CH3COOH। तो एथेनोइक अम्ल का देखो ये क्रियात्मक समूह है ओइक अम्ल का, तो यही आपका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है आपका मेथेनॉल, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल, ये क्या है आपका फार्मिक अम्ल, क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका फार्मिक अम्ल, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये क्या है मेथिल अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है आपका मेथिल अल्कोहल, सब फार्मूले याद रखना, पता नहीं कौन सा आ जाए आपके एग्जाम में। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल, क्या है एथिल अल्कोहल, आपको PDF तो मिल ही जाएगी, मैंने बोल दिया है, बस आप रिवाइज करते चलिएगा। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, ऑक्साइड थोड़ा गलत लिख गया, ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है बताओ, 10 में का करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसा होता है आपका अम्लीय होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है आपका SO2, ठीक है, क्लियर होगा, कैसा होता है आपका अम्लीय। इसके बाद धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, तो क्या है आपका यही वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका खाने का सोडा, कौन सा है आपका खाने का सोडा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। ये क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं नौसादर, ये क्या है आपका नमक, इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सभी प्रश्न क्लियर हो गए, सभी का आंसर कर देंगे ना, अच्छे से कर देंगे गुरुजी, कोई बात नहीं। इसके बाद अभिक्रिया CuO+H2 और Cu+H2O में आक्सीकारक पदार्थ है, कौन सा आक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, CuOH2 या CO तथा H2 दोनों इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप पहचान करना उपचयन और अपचयन की, है कि नहीं, ये पहचान आपको करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना दिया है, आप देख लेना जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही है आपका आक्सीकारक पदार्थ, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बोलोगे जी गुरुजी क्लियर हो गया। चलो 13वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या है। अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा, ठीक है, तो उसका pH मान कितना होगा बताओ, ठीक है। देखो ये देखो अम्ल है, यानी जिसका मान 7 से कम, यहाँ मैं लिख दूंगा आपका, जिस 7 से कम यानी pH क्या होना चाहिए 7 से कम, तो क्या होगा आपका अम्लीय, ठीक है। 7 हो pH कितना हो 7, तो वो क्या होगा आपका उदासीन, क्लियर। चलो अगर 7 से अधिक तो क्या होगा आपका क्षारीय, आप रट गया होगा बिल्कुल, ठीक है। देखो ये भी अम्ल ये भी अम्ल ये भी अम्ल, लेकिन 2 थोड़ी 3 थोड़ी ना ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन होगा एक, तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक है ये, आप भी ऐसे कर रहे हैं ना छांट के आराम से, ठीक है। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता तो इसका मतलब क्या है, वो pH मान उसका कितना है 10 है, और वो कैसा है आपका क्षारीय है, कैसा है क्षारीय है, ठीक है ना, कैसा है आपका क्षारीय। ट्रिक बता दूं, अम्ल की होती है ARB, ठीक है, और क्षार की क्या होती है आपकी क्या होती है, ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक होती है कोई ना कोई, ठीक है। देखो एसिड, ठीक है, ये क्या करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, pH मान क्या होगा तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है, आंसर तो इसका 10 ही होगा। लेकिन आप याद रखोगे क्या होता है आपका अम्ल क्षार, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, क्षार देखो स्वाद, तो अम्ल उतने स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं अम्ल क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार अम्ल में क्या होते हैं कड़वे होते हैं, ठीक है ना, ये बात आप याद रखें। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, चलो इसके बाद 14 बोला गया घेंगा रोग का नियमन करता थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो घेंगा रोग कहाँ होता है आपके गले में होता है ना, गले में आपकी कौन सी होती है, कौन सी होती है कौन सी ग्रंथि होती है, तब वो होती है आपकी थायरॉक्सिन, कौन सी ग्रंथि होती है आपकी थायरॉक्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। चलो 15वां विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है मलेरिया, तपेदिक, एड्स या आपका कालाजार। बताओ विषाणु जनित। ठीक है, तो विषाणु जनित आप सभी जानते हो क्या होता है, आपका एड्स होता है। क्या होता है, एड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 16वां मिकुलन द्वारा प्रजनन होता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीशमेनिया में, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है आपका किसमें, हाइड्रा में। किसमें होता है आपका, हाइड्रा में, याद रखेंगे। ठीक है, 17वां मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग से जिस पौधे पर किया, वही प्रयोग जिस पौधे पर किया उसका नाम है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, टमाटर, मटर। ठीक है, तो याद रखेंगे मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम किस पे किए, मटर पे किए। ठीक है, चलिए क्यों किया, क्यों किया था बताओ। क्योंकि इसकी जो है जल्दी जल्दी हम लोग इसके लक्षणों को पता लगा लेते हैं, इसीलिए किया था। ठीक है, इसके बाद 18वां विटामिन सी का अच्छा स्रोत अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आपका संतरा। क्या है, संतरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 140/90, 140/10। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, कहते नहीं ब्लड प्रेशर, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। या ऑप्शन नंबर सी 180, 120/80 या 150/85। तो सामान्य जो रक्तदाब होता है वो याद रखोगे 120/80। क्या होता है, mm/Hg। ये भी याद रखना। ठीक है, चलो मास्टर ग्रंथि है। क्या है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो बताओ आप लोग, मास्टर ग्रंथि है। कौन सी है आपकी, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो आप सभी जानते हो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, ये सभी ग्रंथियों पर क्या, मास्टर ग्रंथि कैसी है आपकी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहती है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, जब पूछा जाए क्वेश्चन तो आप बता देना। ठीक है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है, इसीलिए बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्लियर हो गया आपका। चलिए आप चलते हैं हम लोग अपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आप चलते हैं हम लोग खंड बा पर वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपके 50 अंक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर के साथ बताऊंगा मैं। चलिए ठीक है, आ गए हम खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड का 50 अंक का है। पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम भी लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से प्लस से ऊपर अंक आने चाहिए इस बार मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको लिख कर लाया हूँ हाथ से। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको मॉडल पेपर का लिखा दूं। ठीक है, मैं चाहता हूं आपको अच्छे से समझ में आए सभी पॉइंट। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं, प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाश की किरण का चिकने व पालिशदार सतह पर ठीक है टकराकर पुनः उसी में वापस लौट जाना, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन से। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप PDF के साथ इसका ले लीजिएगा। ठीक है, द्वितीय नियम, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, कितनी फोकस दूरी का जो लेंस है उसे प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, चलो इसका मैं आंसर आपको देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लीजिए आप। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। चलो, निकट दृष्टि दोष है, किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, बोलोगे अवतल लेंस। ठीक है ना, तो क्या करोगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे आप लोग, अवतल लेंस का। ठीक है, लिख देना क्या, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे।
ठीक है, इतना लिखने के बाद ये आपका पहला हो गया। इसके बाद ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी आपकी एफ होगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब आप क्या करना है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है एफ है, जो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या लिखा, जो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, 20 सेंटीमीटर पर बनाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपको दिया है, क्या क्या दिया है, जो बी है वो दे रखा है आपको -20 सेंटीमीटर, और जो यू दे रखा है वो दे रखा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है क्या, एफ निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या लगाने वाले हो आप, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f 1/b कितना है, -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25। तो 1/f बराबर, यहाँ लासा लो कितने का, 20 और 25 का, कितने से काटोगे, 5 से, 5 चौक 20, 5 25, फिर कितने से काटोगे, 4, 4 एकम 4, और इसके बाद 5, 5 1 1, कितना आ गया, 5 गुणा 4 गुणा 5, कितना आ गया, 5 चौकू 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया आपका, ये 100 आ गया। 20 की 100 में करो भाग, 20 पंजे 100, तो -5 प्लस 25 चौका 100, कितना आ गया आपका 4। तो 1/f बराबर 5 में से 4 गया -1/100, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। एफ बराबर कितना आ जाएगा आपका, -100 सेंटीमीटर। कौन सा है आपका, अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा है आपका, अवतल लेंस। तो ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही आप एग्जाम में फोड़ के चले आना। ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में आया। चलिए, इसके बाद बोला गया है कि तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके आधार पर 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके आधार पर 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। चलो, विद्युत धारा तो सीधे सीधे मैं बताना चाहूँ तो बता दूं, विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है, चलो आप ऐसे करके समझ लीजिए, आप नोट डाउन भी कर लीजिए अपने आप। ठीक है ना। चलो, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश की प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और हमें 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, यदि क्या रखें, यदि हम क्या रख दें यहाँ टी बराबर 1 सेकंड तथा Q बराबर 1 कूलाम हो, तो विद्युत धारा आई बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर। तो इसी की हमें परिभाषा बतानी थी, तो क्या हो जाएगी, अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लियर हो गया आपका, अब क्लियर हो गया ना, बोलोगे जी सर। ठीक है, आप भी देख लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। चौथा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, कौन सा होगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, क्या कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलो आपको बता देता हूँ मैं क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, सभी प्रश्न मैं हल करके लाया हूँ और अपने हाथ से लिखे नोट से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलो, ये रहा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ठीक है, कौन से सिद्धांत पर, विद्युत मोटर उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कौन सा, विद्युत मोटर। क्लियर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोला गया अथवा में आप ये कर दीजिए। 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा, अथवा में आप ये कर सकते हो। 1000 वाट सामर्थ्य वाले विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। देखो आपको क्या क्या दिया है, इसी में हल कर दे रहा हूँ मैं। क्या क्या दे रखा है, जो P दे रखा है आपको 1000 वाट, 1000 वाट दे रखा है, और जो B दे रखा है वो दे रखा है आपको 250 वोल्ट दे रखा है। आपसे क्या पूछा, हीटर में प्रवाहित धारा, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका BI से
ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बटे बी। पी कितना है आपका 1000 और बी कितना है आपका 250। 10 से 10 25 चौका 100। ठीक है, तो आई कितनी आ जाएगी आपकी 4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी आपकी 4 एम्पियर। आई कितनी आ गई आपकी 4 एम्पियर आ गई। क्लियर? ठीक है, चलो इसके बाद हीटर में प्रवाहित धारा हो गई। हीटर के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है आर बराबर बी बटे आई से कर दो, क्योंकि बी भी पता है हमें, आई भी पता है। बी कितना है आपका 250। आई अभी कितनी निकाली आपने 4। 4 छंग 24। ठीक है ना, कितने बचे आपके, एक बचा। 4 छंग 24, एक बचा 4 और 4 दूनी 8। फिर पॉइंट लगा दिया यहाँ, 4 पंजे 20। कितना आ गया 62.5 ओम। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध आ गया। क्लियर, ये आंसर। इसके बाद हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटे में बे ऊर्जा, बे ऊर्जा क्या होती है आपकी ऊर्जा, डब्लू बराबर हो जाएगा आपका वाट गुणा घंटे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वाट कितने हैं आपके 1000, घंटे कितने हैं आपके 2, कितना हो जाएगा आपका 2000। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किलोवाट में करोगे तो 1000 से कर दो भाग, कितना आ जाएगा आपका 2 किलोवाट हावर। ये आपका ऊर्जा आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, इसके बाद अब हम करेंगे खंड वा, वर्णनात्मक प्रश्न ये भी हैं। ठीक है ना, उपखंड आपका खा है। ठीक है, चलो बोला गया निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। CH3COOH। देखो इधर से काउंटिंग करो, 1 2, किधर से काउंटिंग करें, जिधर से क्रियात्मक समी नजदीक हो। 2 कार्बन 2 वाले क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ। और क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन। और COOH का क्या है क्रियात्मक समूह, क्या होता है अनुलग्न, ओइक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, ओइक अम्ल। अगर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये वाली मात्रा इस पे आ जाएगी ये थे, और ये ओ की मात्रा इस पे आ जाएगी, और ओइक क्या हो जाएगा अम्ल। ठीक है, ये आपका आयुपेशी नाम हो गया। इसके बाद CH3COCH3, इसमें देखो गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, कितने कार्बन है 3, 3 वालों क्या बोलते हैं हम लोग प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है और क्या लगाएंगे एन, और CO का क्या लगाते हैं हम लोग ओन, क्या लगाते थे ओन। ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, या आप लिख सकते हो क्या प्रो, इसकी मात्रा यहाँ आ जाएगी और इसकी मात्रा यहाँ आ जाएगी, प्रोपेनोन। ठीक है, इस तरह से आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक बार वीडियो बना के समझाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद दूसरा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए। आप लोग बताओ विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं आप लोग बताना है। आप सभी जानते हो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि नहीं, मैंने भी आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलो ठीक है ना, बताओ। विस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कापर का स्थान जो है, कापर जो है जेडेन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि कापर से जेडेन कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, कभी आप उल्टी मत बता देना। ठीक है, इस तरह से ये सही रिएक्शन है। आप विद्युत सक्रियता श्रेणी के पढ़ने के हिसाब से ही बना देना, वरना आप उल्टी कर दो। ठीक है, ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये वाला उदाहरण आप कर देना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए क्या है, मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। मेथेन का फार्मूला क्या होता है आपका CH4 प्लस क्लोरीन क्या होता है Cl2। किसके में होगी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और क्या होगा इसका क्लोरीनीकरण। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर लिख देना। क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड, ये बन गया आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये वाली आप कर देना आसानी से। एसिटिक अम्ल की सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल किसके साथ, सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है, तो आपका सोडियम एंथ्राक्साइड बनता है। देखो करो क्या है, देखो करो ध्यान से करो, क्या हो जाएगा आपका एसिडिक अम्ल अभी बताया था हमने फॉर्मूला CH3COOH प्लस
सोडियम धातु क्या होती है Na, क्या बन जाएगा आपका सोडियम एंथाक्साइड, क्या बनेगा CH3CH2 और क्या हो जाएगा आपका ONA प्लस क्या बन जाएगा H2O, यहाँ लगा दो आप 2, यहाँ भी लगा दो 2, ठीक है। ये क्या है आपका सोडियम एंथाक्साइड, क्या है सोडियम एंथाक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया, आराम से आपने कर लिया है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या है 7वां प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखो टिप्पणी आप एस्टीकरण पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, ठीक है। सीधे सीधे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है मैंने आपको वीडियो भी बना के आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, देख लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह अभिक्रिया जिसमें एसिडिक अम्ल एल्कोहल के साथ निर्जलीकरण कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से आपकी रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल प्लस क्या ले लोगे एथिल अल्कोहल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है और निर्जली कारक एथिल एसीटेट प्लस जल बन जाता है। ये रिएक्शन आपकी पूरी है, देख लीजिएगा, ठीक है। और आसानी से आप लोग इसको एग्जाम में छाप देना, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखो पढ़ी पढ़ाई आपकी सब है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो क्या है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, अड़सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। बनाने की विधि, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म किया जाता है, निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इस तरह से निर्माण हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको PDF भी इसकी दे देंगे। उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में टूटी हड्डी को जोड़ने में, ठीक है, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में और टूटी हड्डी को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब करेंगे ये वाली चीज़ें, इनको क्या करेंगे संतुलित करेंगे। समीकरण को आप संतुलित कर सकते हो आसानी से। देखो यहाँ N2 है, यहाँ H2 है, क्या बन गया NH3, H कितने हो गए 3, N कितने 2, तो यहाँ लगा दो आप 2, ठीक है। H कितने हो गए 2 3 यहाँ 6, यहाँ लगा दो आप 3, क्लियर बन गया, ठीक है। क्या बनाया हमने N2 + 3H2 गिब्स बन गया आपका 2NH3, क्या बना ये अमोनिया। ये है आपका MnO2 + HCl + MnCl2 + Cl2 + H2O। देखो यहाँ Cl कितने 2 2 4 हैं, यहाँ कितने Cl 2, यहाँ कितना Cl 1 है, तो 4 कर दो, कितने हो गए Cl 4। आप देखो H कितने हो गए आपके 4, H कितने हो गए 4, यहाँ H कितने 2, तो यहाँ लगा दो 2, ठीक है। ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, तो ये आपकी रिएक्शन क्लियर हो गई। इसके बाद CH4 + O2 क्या बना CO2 + H2O। आप देखो क्या है आपके ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2 3 है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 4 हैं, यहाँ कितने हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, यहाँ भी कर दो 2। क्या बनाया हमने CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया तो आप जानते हो अच्छे से क्या होती है कि नहीं, प्रतिवर्ती क्रिया जानते हो ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं वही सब होती हैं आपकी क्या प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, नहीं क्लियर हुआ बताइए आप लोग, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया आप देखो मैं दिखा देता हूँ, आप लोग ऐसे करके मानोगे नहीं क्योंकि आप लोग मानने वाले हो नहीं, है कि नहीं। चलो देखो, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, छींकना, खांसना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना, ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं इसका चित्र भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है चित्र आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का, ठीक है। इस तरह से आपका चित्र बनेगा, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह से ये पूरा चित्र जो PDF सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या बोला गया है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर, रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। अब बताना है आपको रुधिर तथा लसिका में अंतर, वो भी मैं दिखा दूं आपको। सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं आपके लिए क्योंकि मैं चाहता हूं आपका कोई भी सवाल गलत ना हो, ठीक है। चलो
हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर ये आप कर लेना अपने हिसाब से। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के वक्र की क्या बताना है? वक्र की क्रियाविधि को नामांकित चित्र सहित समझाइए। देखो ये है आपका नामांकित चित्र, ये है चित्र, ठीक है। ये है उत्सर्जन वक्र का चित्र है, कितना बढ़िया चित्र बना हुआ है कि नहीं? देख लीजिए, ठीक है। क्या है उत्सर्जन? होता क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों में आपकी यूरिया अमोनिया होती है ना, उन सभी को बाहर निकालना, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन क्या है? वक्र हमने बता दिया है। इसका चित्र बनाना है आपको और सारी चीजें लिख देना है। इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विखंडन या मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है। अथवा में कर सकते हो, या तो आप ये वाला कर दीजिए ऊपर वाला, अथवा विखंडन या मनुष्य में लिंग निर्धारण ये वाला आप कर दीजिए। इनमें से जो आपको बढ़िया लगे वो कर देना, ठीक है। चाहे 11वां कर देना, चाहे अथवा वाला कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है ना। एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको 95% दिलाकर रहूँगा, मेरा विश्वास करना, ठीक है। थैंक यू।